सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। तब्दीली विद डॉक्टर दानिश के साथ हाजिर हैं। मौजूदा हुकूमत बन गई है, 19 रुकनी अभी काबीना ने हलफ उठाया है और उसने 19 रुकनी काबीना में कई ऐसे वज़ीर हैं जो कि नामालूम हैं और कई ऐसे वज़ीर हैं जिनके पहले भी कई दफ़ा वो हुकूमत का हिस्सा रहे और एक आध वज़ीर ऐसे आए हैं जिनके ऊपर तकरीबन तमाम लोगों ने बड़े एतमाद का इजहार किया है और उनके हवाले से ये कहा जाता है कि जो उनको मिनिस्ट्री दी गई है वो उसके अहल थे। उनमें से एक वज़ीर हैं अता तारड़ साहब, वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात। मेरी आवाज़ आ रही है सर आपको? लाउड एंड क्लियर डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया जी, मैं बड़ा मशकूर हूँ जनाब। अच्छा सर, मैं सबसे पहला जो सवाल मेरा होगा आपसे वो ये है सर कि ये बताइए कि GHQ में एक बड़ी अहम मीटिंग हुई है वज़ीर आज़म की और अहम वज़रा की, और ज़ाहिर है आपका ताल्लुक़ इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री से है, यकीनन आप भी उसमें होंगे। और तो मुझे ये बताइए कि सर इसका एजेंडा क्या था और क्या एक अच्छा मैसेज आप देना चाहेंगे इस मीटिंग के थ्रू आवाम को? देखिए, हमेशा जब भी कोई प्राइम मिनिस्टर चार्ज लेता है तो रूटीन का पार्ट है कि उनका एक GHQ का विजिट होता है, ब्रीफिंग्स होती हैं और जो पेशा वराना अमूर हैं फ़ौज के उस हवाले से बातचीत होती है। नेशनल सिक्योरिटी के जो मेजर्स हैं उन पे बातचीत होती है, रीजनल स्टेबिलिटी पे जो इलाकाई मामलात हैं उन पे बात होती है। हमारी फ़ौज की जो तैयारी है मुकम्मल मुख्तलिफ जो थ्रेट परसेप्शन है उस हवाले से, दहशत गर्दी के हवाले से, काउंटर टेररिज्म के हवाले से, तो उस पर बात होती है। तो मैं ये समझता हूँ कि बड़ा एक फ्रूटफुल विजिट था प्राइम मिनिस्टर का GHQ का। अच्छा सर, स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल्स, ये पिछली शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत में उस वक्त की अस्करी क़यादत जो कि आज भी है उसके साथ एक बड़ा अहम इदारा बना है। तो सर ये ज़रा सा हमारे नाज़रीन को ये बताइए कि स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल्स की कुछ कारकर्दगी हुई सर? इतने दिनों के अंदर कुछ काम हुआ सर उनका? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि ये बड़ा एक अहम इनिशिएटिव है और इसके अंदर जो फील्ड्स चुनी गई हैं जिसमें माइनिंग है, IT है, एग्रीकल्चर है, एनर्जी है, ये तमाम वो फील्ड्स हैं जिसके अंदर पाकिस्तान एक्सेल कर सकता है, हमारी इकोनॉमी अपलिफ्ट हो सकती है और इसके ज़रिए पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट इनवाइट करने का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। स्पेशली जो आपके पोर्ट्स के हवाले से इन्वेस्टमेंट है, अबू धाबी पोर्ट अथॉरिटी ने पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट किया है और वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं जिन्होंने इन्वेस्ट किए हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो जो निजकारी का सिलसिला शुरू हुआ था वो इसी के तहत शुरू हुआ था जिसमें PIA की प्राइवेटाइजेशन थी, एयरपोर्ट्स की आउटसोर्सिंग थी। प्राइम मिनिस्टर इस इनिशिएटिव को लीड कर रहे हैं और मैं समझता हूँ कि ये बड़ा अहम है कि SIFC का काम जितना आगे बढ़ेगा, जितना आगे चलेगा, उतनी ही ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आएगी, ईज़ ऑफ बिजनेस आएगा और ये जो हमारे इकोनॉमी के मसाइल हैं इनको हल करने में मदद मिलेगी। ठीक, तो ये तो मैं आपको कंफर्म कर रहा हूँ ऑफिशियली कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आ चुकी है। और SIFC का एक और जो सर ये आप कोई बिलियंस को थोड़ा सा मार्क कर सकते हैं, कितने बिलियन सर? वैसे तो हम सोच रहे थे 100 बिलियन। अबू धाबी पोर्ट अथॉरिटी जो उन्होंने इन्वेस्ट किया है पाकिस्तान में पोर्ट्स के हवाले से, $7 बिलियन से सिर्फ वो है। इसके अलावा IT की फील्ड में जो गेटवेज का काम आसान किया गया है, IT की इन्वेस्टमेंट प्रोसेस में भी है, आ भी रही है। तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ा एक यूजफुल इनिशिएटिव है और ये जब PIA की निजकारी होगी, एयरपोर्ट्स की आउटसोर्सिंग होगी, ये सारे मामलात होंगे तो आप देखेंगे कि एक वैसे ही माहौल साजगार होगा, एक मुस्बत अंदाज में जो है वो बिजनेस कंडक्ट हो सकेंगे और पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारों को बाकायदा एक इंकरेजमेंट मिलेगी कि हमने अब पाकिस्तान में हमें हमारी इन्वेस्टमेंट को खतरा कोई नहीं है, हम आराम से पाकिस्तान में इन्वेस्ट भी कर सकते हैं
और उस पर रिटर्न भी आएगा। बहुत तो मैं समझता हूँ बहुत कि ही बड़ा इम्पोर्टेंट, एक जी बहुत इम्पोर्टेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि सरमायाकारों को पाकिस्तान में ये एक बहुत बड़ी सपोर्ट मिलेगी कि उनकी इन्वेस्टमेंट जो है वो महफूज होगी और उनका रिटर्न भी उनको मिल सकेगा। अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि जाहिर है इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज मुआशी चैलेंज है, जाहिर है सियासी चैलेंज भी है लेकिन मुआशी चैलेंज भी है। तो मुआशी चैलेंज में इस वक्त जो आपके वज़ीर ख़जाना हैं वो एक मसाइल तो बहुत पुराने हैं और बड़े गंभीर भी हैं, आप ज़ाहिर जानते हैं, लेकिन वज़ीर ख़जाना नए हैं। ऐसी सूरत हाल में सर मौजूदा हुकूमत की IMF के साथ जो मुज़ाकरात है या जो वो करने जा रहे हैं उसको बहुत अहमियत दी जा रही है, तो क्या प्लानिंग है सर मौजूदा हुकूमत की मईशत के हवाले से IMF के साथ मुआहदे के लिए? देखिए, एक तो जो वज़ीर ख़जाना हैं इंतहाई प्रोफेशनल आदमी हैं, उनका बड़ा एक्सपीरियंस है फाइनेंस की, बैंकिंग की फील्ड में। हबीब बैंक के सदर रहे हैं हाल ही में, और आपने देखा होगा कि जब वो मईशत पे बात करते हैं बड़े एतमाद के साथ बात करते हैं, बड़ी उनकी कमांड है, बड़ी ग्रिप है, और उनको सबसे बड़ी बात यह है कि अबहाम कोई नहीं है, मुकम्मल क्लैरिटी है चीज़ों के ऊपर। और इस पे वज़ीर आज़म साहब ने जो मईशत को संभाला देने के लिए जो इनिशिएटिव शुरू में लिए हैं, उसमें जो हमारा मेन टैक्स कलेक्टिंग अथॉरिटी है FBR, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, उसकी तरजीम 9 के हवाले से मामलात हैं, रीस्ट्रक्चरिंग है उसकी, और टैक्स नेट को मजीद वसी करने के मामलात हैं कि किस तरह अशराफिया के ऊपर ज़्यादा टैक्स लगाया जाए जो टैक्स देने की शक्त रखते हैं, और गरीब आदमी को टैक्स के अंदर रिलीफ दिया जाए। और इसके अलावा निजकारी के मामलात हैं जो बड़ी तेज़ी के साथ चल रहे हैं, और मैं ये समझता हूँ कि जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को कम करने की बात वज़ीर आज़म साहब की तरफ से की गई है कि हमने अखराजात को कम करना है इस्लाहात के तहत, कि जो बिला वजह के डिपार्टमेंट्स खुले हुए हैं, हुकूमती खर्चे हो रहे हैं, उनको कट डाउन करेंगे तो आपको अरबों रुपए की सेविंग्स होंगी। तो ये तो गवर्नमेंट की पॉलिसी है। IMF को लेके मैं समझता हूँ कि कबल अज़ वक्त कोई ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। बड़े मुस्बत अंदाज में, बड़े अच्छे अंदाज में IMF के वक्त के साथ गुफ्तगू जारी है, और हम पूरी उम्मीद भी हैं कि इसका एक अच्छा नतीजा भी निकलेगा, और इंशाअल्लाह ताला अगले चंद माह में हमारी मुश्किलें काफ़ी आसान भी होंगी। तो IMF का जब मामला अपने हतमी मराहिल में दाखिल होगा तो इस पर एक तफसीली ब्रीफिंग दी जाएगी। तो ठीक है सर। अच्छा सर, ये बताएं, ये बताएं सर कि वज़ीर ख़जाना ने भी कहा और IMF का तो ये मुतालबा बहुत अरसा रहा है कि पाकिस्तान के अंदर जो आपने भी टैक्स नेट बढ़ाने की बात की थी उसमें ज़राअत की इनकम पे टैक्स और इसके साथ साथ रियल इस्टेट्स पे टैक्स, रियल इस्टेट पे, उसके अलावा आप ट्रेडिंग पे टैक्स, इसके अलावा सर्विसेज सेक्टर पे टैक्स, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेक्टर है। और एक है जो इकॉनमी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और वो है डॉक्यूमेंटेड, यानी इकॉनमी को डॉक्यूमेंटेड बनाना। तो सर मुझे ज़रा, क्योंकि आप इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री हैं, आप स्पोक्स पर्सन हैं हुकूमत के, तो इसलिए मैं सवाल पूछ रहा हूँ कि क्या ये हुकूमत ने फैसला कर लिया है कि ज़राअत पे इनकम टैक्स लगाया जाएगा, रियल इस्टेट पे इनकम टैक्स लगाया जाएगा, ट्रेडिंग और सर्विसिंग सेक्टर पे इनकम टैक्स लगाया जाएगा और इकोनॉमी को डॉक्यूमेंट किया जाएगा सर, डॉक्यूमेंटेड? देखिए, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी बहुत ज़रूरी है। आपको याद होगा कि पंजाब में जब शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आला थे तो उन्होंने एक पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी बनाई जिसके तहत सूबाई जो टैक्स के मामलात हैं वो एक नया इदारा खड़ा किया गया। और ये इवन रेस्टोरेंट्स, कैफेज में आपको याद होगा कच्ची रसीदें होती थी, टैक्स अदा नहीं होता था, तो उन्होंने एक स्कीम मुतारिफ की, इंसेंटिवाइज किया उसको कि कच्चा बिल अब नहीं होगा, पक्का बिल होगा और उस पर टैक्स अदा किया जाएगा, और अगर आप कच्चे बिल की इतला देंगे तो आपको कोई इनाम मिलेगा। इस तरह की स्कीम भी शुरू हुई। तो बहुत सारी वो अनडॉक्यूमेंटेड जो ये सेक्टर था उसने डॉक्यूमेंटेशन का जो है उस तरफ रुख किया। अब आपकी बहुत सारे बिजनेसेस हैं पाकिस्तान के अंदर जो रजिस्टर्ड ही नहीं है या जो जाली कागजात पे चलते हैं, तो उसका भी तदारक ज़रूरी है और एक फुली डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी की तरफ हमें मूव करना है। गवर्नमेंट को इसका भी इदराक है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बिल्कुल इस पे फोकस है, मगर नए टैक्सेस के हवाले से बाज़ाब्ता कोई ऐलान होगा। अभी तो बातचीत का मरहला चल रहा है। जब कोई हतमी मराहिल में बातचीत दाखिल होगी तो उसके बाद इंशाअल्लाह ताला उसका बाकायदा तौर पे बताया जाएगा। अभी फ़िलहाल कोई ऐसा फैसला ना किया गया है, ना उसका कोई ऐलान किया गया है।
उसका वक्त है कि जब मामलात मुकम्मल तौर पे तय पा जाएंगे और गुफ्तगू हतमी मराहिल में दाखिल होगी तो उस पर ज़रूर रोशनी डालेंगे। ठीक है सर, एक बहुत अहम बात मैं पूछना चाहता हूँ और वो ये है कि जब भी कोई हुकूमत आती है फिर वो उसको लेके आगे बढ़ती है, और जाहिर है कि जब वो हुकूमत कामयाब होती है या नाकाम होती है तो वो ये बताती है कि पीछे के हालात ऐसे थे। 2016, 2013, 2017, फिर उसके बाद 18, उससे पहले 2008 हुकूमत ये बताती रही है, और फिर हमने देखा कि 3 साल 7 माह जो इमरान खान की हुकूमत थी उसको भी कोट किया गया 16 महीने में कि बहुत मुश्किल हालात थे और हम इसको ले कर निकल रहे हैं। निगरां हुकूमत जो पूरे इख्तियारात से मौजूद थी, आप समझते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान की मईशत कहाँ खड़ी है सर? क्योंकि एहसन इकबाल का एक स्टेटमेंट मौजूद है, वो मैं बाद में कोट करूँगा। पहले आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या निगरां हुकूमत ने मौशी इस्तेहकाम ले आई है जिसको आप अब आगे लेके चलेंगे, या बहुत बुरे हालात हैं जिसको आपने आगे चल के बेहतर करना है? जी सर। सबसे पहली बात यह है कि 2018 में हम महंगाई 4% पे छोड़ के गए थे, शरह नमू 5.8% पे थी, बिजली, गैस, अशियाए खुर्दनोश सस्ती थी। पीटीआई के 4 साल ने मुकम्मल तबाही उतारी, वो इसका जिम्मेदार कोरोना को ठहराते जो कि दुरुस्त नहीं है। महंगाई उससे पहले शुरू हो चुकी थी, उन्होंने सीपैक को स्लो कर दिया, उन्होंने तमाम तर मुल्क के अंदर मामलात जो हैं वो एक झूठे एहतसाब का नारा लगा के डेवलपमेंट को बिल्कुल उन्होंने एक फुल स्टॉप लगा दिया उसके ऊपर। हमें हुकूमत मिली तो तब मुल्क डिफॉल्ट के दहाने पर था और ये फैसला करना था कि मुल्क को डिफॉल्ट से बचाना कैसे है। 16 माह में हमारी सबसे बड़ी जो एक अचीवमेंट है वो ये है कि अल्लाह ताला के फजल से हमने मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया, और जब डिफॉल्ट से मुल्क को बचाया, IMF से नेगोशिएशंस करके ज़ाती तौर पे वज़ीर आज़म साहब ने दिलचस्पी ली। उसके बाद आपने देखा कि रुपया मुस्तहकम होना शुरू हुआ। गैर यकीनी सूरत-ए-हाल, रोज़ टॉक शो, सोशल मीडिया पे बात होती थी कि डिफॉल्ट कर रहे हैं, नहीं कर रहे। वो जब गैर यकीनी सूरत-ए-हाल ख़त्म हुई तो इस्तेहकाम आया, रुपया मुस्तहकम हुआ, इन्वेस्टमेंट के मौके जो है बढ़ना शुरू हुए। तो मैं समझता हूँ कि ये जो इस्तेहकाम का पीरियड आया है केयर टेकर पीरियड के दौरान डिफॉल्ट से बचने की वजह से, हम अब इसको आगे लेके चलेंगे और ये IMF से जब मामला पा जाते हैं और ये हम रिस्ट्रक्चरिंग की तरफ जा रहे हैं, तंजीम नौ की तरफ जा रहे हैं। तो आप ये मानते हैं कि सर मौजूदा जो इस वक्त आप जहाँ खड़े हैं वहाँ एक मुस्तहकम बेहतर मईशत मौजूद है जो निगरां हुकूमत की कोशिशों से हुआ, या मईशत खोखली है, बेरोज़गारी और दूसरे इंडिकेटर सब जो हैं इस वक्त तबाहाल हैं? मसाइल बेशुमार हैं, चैलेंजेस बहुत बड़े हैं, मईशत की जो हालात है वो आपके सामने हैं, मगर मैं ये समझता हूँ कि जिस हाल में हमें मिली थी मईशत, अगर IMF का मुआहदा तय ना पाता और खुदा ना खास्ता जो इमरान खान साहब की कोशिश थी और उनकी पार्टी की कि मुल्क डिफॉल्ट कर जाए, और वो बयानात भी देते थे, IMF को लेटर उनके वज़राए ख़जाना ने लिखने की कोशिश की, IMF को फिर लेटर लिखा गया, अब भी कल भी IMF के बाहर मुजाहरा किया गया। तो ये तो वो लोग हैं जो सियासत की खातिर रियासत को कुर्बान करना चाहते हैं। आज भी शुहदा की कुर्बानियों का जो मजाक उड़ाया गया सोशल मीडिया पे, मैं समझता हूँ नाकाबिले कबूल है, नाकाबिले बर्दाश्त है कि एक सियासी जमात जिसने 9 मई के हमले भी किए, IMF को लेटर भी लिखती है, IMF के बाहर मुजाहरा भी करते हैं, IMF को कहते हैं कि हमारे लीडर को रिहा करो वरना पाकिस्तान की इमदाद मत करना, पाकिस्तान के साथ मुआहदा ना करना। क्या ये पाकिस्तान के मफाद में है या ये मुल्क दुश्मनों का एजेंडा लेके चल रहे हैं? ये हाईली कंडेमेबल है और मैं समझता हूँ कि इसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। ऐसे लोगों को कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहिए। इनको हम ट्रेस आउट कर रहे हैं, ये ट्रेस आउट होंगे, मगर बात ये है कि मईशत को तबाह करने में जितना हाल तरीके इंसाफ का और किसी का नहीं है। हमने तो संभाला दिया और हमारे उस डिफॉल्ट से बचाने के नतीजे में और IMF के मुआहदे को तय करने के नतीजे में केयर टेकर गवर्नमेंट के दौर में इस्तेहकाम रहा, सुकून रहा। अब यहाँ से मामलात को मजीद बेहतरी की तरफ लेके जाना है। अच्छा सर, ये बताइए, आपने अभी बड़ा एक जिक्र किया और बड़े बार बार जिक्र किया कि 2013 और 2017 में पाकिस्तान की मईशत बहुत बेहतर थी। यकीनन उसमें जो उसके असल हीरो थे वो मियाँ नवाज शरीफ साहब थे और इसाक डार साहब थे। लेकिन सर मौजूदा हुकूमत में मियाँ नवाज शरीफ साहब जो तकरीबन वज़ीर आज़म डिक्लेयर हो चुके थे वो आउट हो गए, और इसाक डार जो असल में मईशत के हीरो थे उन्हें भी आउट कर दिया गया। तो ऐसा क्यों सर? देखिए, मैं नहीं समझता किसी को आउट किया गया है। हमारे हीरो नवाज शरीफ साहब थे, नवाज शरीफ साहब हैं और नवाज शरीफ साहब रहेंगे। हमारी सियासत की इब्तिदा भी नवाज शरीफ हैं,
हमारी सियासत की इंतहा भी नवाज शरीफ हैं, तो इसमें तो हमें कोई शक नहीं है। और नवाज शरीफ साहब एक स्टेट्समैन हैं, हमारे कायद हैं, एक मुदब्बर हैं, और मैं समझता हूँ कि उन्होंने जो भी फैसला किया वो ठीक किया होगा। नवाज शरीफ साहब ने अगर ये समझा कि पंजाब में मरीम नवाज शरीफ साहबा और वफाक में शहबाज शरीफ साहब हों, तो ये उनका एक दानिशमंदाना फैसला है। नवाज शरीफ साहब मशावरत करते हैं पार्टी के अंदर भी, और भरपूर मशावरत में यकीन रखते हैं, तो मैं समझता हूँ कि उनकी मशावरत के नतीजे में उन्होंने फैसला किया। और डार साहब को भी एक अहम पोर्टफोलियो वज़ीर ख़ारजा का जो दिया गया है, उनका इंटरनेशनल एक्सपोजर बहुत है, उन्होंने बैनुल-अक़वामी सतह पे सरबराहाने मुमलिकत से बड़ा डील किया है, बैनुल-अक़वामी जो मालियाती इदारे हैं उनसे बड़ा डील किया है। तो मैं समझता हूँ कि वो एक अहम रुकन है, काबीना के सीनियर तरीन रुकन है, एक अहम पोर्टफोलियो होल्ड करते हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि ये नवाज शरीफ साहब ने एक स्टेप लिया और अब उन्होंने बाकायदा मशावरत करके लिया, तो वो आज भी हमारी क़यादत वही कर रहे हैं, असेंबली में आते हैं, वोट पास करते हैं। ठीक है, तो ये उनकी मेहरबानी है कि वो बतौर पार्टी कायद के दस्ते शफ़क़त भी उन्होंने हमारे पे रखा हुआ है। और मैं मजीद इस पे सवाल तो बनते हैं, लेकिन बहरहाल मैं आगे चलता हूँ। मैं एक बड़ा अहम सवाल करना चाह रहा हूँ, क्योंकि आप इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, स्पोक्स पर्सन हैं, तो आपको ये जवाब देना चाहिए। सर, 4 बड़ी अहम मिनिस्ट्री होती है किसी भी मुल्क के लिए। उनमें से एक मिनिस्ट्री होती है वजारत ख़ारजा, एक होती है आपके फाइनेंस मिनिस्टर, एक होता है इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, और एक होती है वजारत दाखिला। लेकिन सर, इन 4 मिनिस्ट्री में जो PMLN के 2 आदमी जो हैं, उनका ताल्लुक़ PMLN से नहीं है। एक है वजारत दाखिला, मोहसिन नकवी साहब को बनाया गया है, और एक है जनाब औरंगज़ेब साहब को जो वज़ीर ख़जाना है। तो क्या PMLN में कोई अहल आदमी नहीं था इन 2 पोस्टों के लिए? सर देखिए, मैं ये समझता हूँ कि अब काबीना 19 रुकनी काबीना में अक्सरियत जो है वो पॉलिटिकल लोगों की है। 17 इसमें पॉलिटिकल लोग हैं। कहा जा रहा था कि जी मुकम्मल टेक्नोक्रेट की काबीना होगी और सियासी लोगों को इसमें जगह नहीं मिलेगी। तो मुकम्मल तौर पे जो काबीना है वो सियासी लोगों पर मुश्तमिल है, और इसमें ज़्यादातर तादाद सियासी हैवी वेट्स की है, और 2 टेक्नोक्रेट्स अगर शामिल हैं। और मैं समझता हूँ कि वजारत ख़जाना जो है, फाइनेंस जो है, बड़ी स्पेशलाइज फील्ड है। अगर प्राइवेट सेक्टर से काबिल शख्स आया है तो उसका हम वेलकम करते हैं। और 19 रुकनी काबीना में तजर्बेकार लोग भी हैं, यंग लोग भी हैं, टेक्नोक्रेट्स भी हैं, सियासतदान भी हैं। अच्छा, चले सर, मैं यहाँ उज्जत करता हूँ, मैं यहाँ पे उज्जत करूँगा, आपसे इजाज़त दीजिए। आपने औरंगज़ेब साहब को लिया, एक टेक्नोक्रेट को लिया, बड़ा एक्सपीरियंस है सर उनका, उस फील्ड के अंदर हैं, अभी बैंक और डिफरेंट बैंकों पे रहे हैं, मैंने पढ़ा है, उनका डिटेल है, किसी दिन उनका इंटरव्यू करेंगे तो उनसे बात करेंगे। लेकिन सर, मोहसिन नकवी साहब पंजाब के निगरान वज़ीर आला रहे, उनकी क्या ऐसी कारकर्दगी थी, उनकी क्या स्पेशलिटी थी वजारत दाखिला के लिए कि अभी वो निगरान वजारत से उतरे नहीं और उनको PCB दे दिया गया? और PCB बड़ा एक टेक्निकल जगह है जिससे उनका कोई ताल्लुक़ नहीं है, वो भी दे दिया गया, और उसके साथ साथ अहम तरीन मिनिस्ट्री वजारत दाखिला दे दी गई। तो क्या मौजूदा हुकूमत अपने फ़ैसले करने पर आज़ाद है? सर, मैं बहुत क्लियर सवाल पूछ रहा हूँ कि मौजूदा हुकूमत, वज़ीर आज़म अपने फ़ैसले करने में आज़ाद हैं? वज़ीर आज़म बिल्कुल अपने फ़ैसले करने में आज़ाद हैं, और मैं समझता हूँ कि मोहसिन नकवी साहब ने बतौर सहाफ़ी के फिर एक मीडिया हाउस भी खोला, उन्होंने एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट की, रोज़गार के मौके भी फराहम किए, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट भी लेके आए, एक कामयाब बिजनेसमैन भी थे, कामयाब सहाफ़ी भी थे। और बतौर निगरान वज़ीर आला उनकी निगरानी में पंजाब में इलेक्शन डे पे किसी सियासी जमात के ना कारकुन को रोका गया, ना पोलिंग एजेंट को रोका गया, ना पोलिंग कैंप से किसी को लगाने से रोका गया, और तमाम उम्मीदवारों को बड़ी आज़ादी हासिल थी। बदकिस्मती से 9 मई का वाक़या उनके दौर में हुआ, जिसके बाद कानून नाफिज करने वाले इदारों ने कानूनी एक्शन लिया। तो मैं समझता हूँ कि मोहसिन नकवी साहब की चॉइस एक बड़ी अच्छी चॉइस है, बहुत काबिल शख्स है, बड़े रहीन शख्स हैं। उन्होंने पंजाब में बड़े कम टाइम में एक कामयाब निगरान वज़ीर आला रहे हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट किए हैं। तो मैं नहीं समझता कि खुदा ना खास्ता कुनाहिल आदमी को वज़ीर दाखिला लगाया गया है। वो बड़ा अच्छा परफॉर्म करेंगे और एक अच्छी एडिशन है काबीना के अंदर, और शहबाज शरीफ साहब ने ही उनकी अपॉइंटमेंट की है। चलिए सर, मैं आगे ज़्यादा नहीं बोलूँगा, क्रॉस पे भी हो जाएगा,
ज़ाहिर 9 मई का वाक़या जो है वो बहुत बड़ा फेलियर है, इंतज़ामिया का, हुकूमत का बहुत बड़ा फेलियर है। अगर चाहती इंतज़ामिया और हुकूमत तो एक मॉब को, चाहे वो कोई भी मॉब हो, उसको कंट्रोल कर सकती थी, लेकिन इतना बड़ा वाक़या हुआ है जो पाकिस्तान की तारीख़ में नहीं हुआ है। दो हिस्से हैं उसके, एक तो ये है कि जिन लोगों ने किया है वो पाकिस्तान क्या दुनिया की तारीख़ में इतनी बड़ी दहशतगर्दी नहीं हुई है, किसी सियासी जमात के लोगों ने की है। दूसरा ये कि ऐसा भी नहीं हुआ है कि किसी भी मुल्क की इंतज़ामिया इस तरीके से बेसूद पड़ी हो और सो गई हो और चंद जो है शतपसंद लोग या दहशतगर्द उन्होंने अहम तरीन तनसीबात पर हमले किए हों। मैं आगे चलता हूँ सर, इस पे आपसे आर्गू नहीं करता, लेकिन आपने कहा है कि जी मौजूदा हुकूमत आज़ाद है अपने फ़ैसले करने पर। भारत नाज़रीन यहाँ रोकूंगा, एक ब्रेक पे जाएंगे फिर वापस आएंगे। वेलकम बैक। मैं सर यहाँ पर आता हूँ कि क्या वजूहत है सर कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आपको हुकूमत तो दी, वजारत उज़्मा भी दे दी, काबीना भी आपको दे दिया, पूरी हुकूमत दे दी, अहम आइनी ओहदे उन्होंने अपने पास रख लिए, बलूचिस्तान ले लिया, चेयरमैन सेनेट ले लिया, सदर पाकिस्तान ले लिया, और उसके साथ साथ जाहिर है कि गवर्नर्स का भी उनके हिस्से में आना है, लेकिन वो काबीना का हिस्सा नहीं बने। तो क्या इसकी क्या वजूहत थी? क्या PMLN ने इसके ऊपर एहतजाज नहीं किया कि आपने हमारे साथ हमें हुकूमत बनाने का हिस्सा तो बने, लेकिन आप काबीना का हिस्सा नहीं बने? देखिए, हुकूमत में शमूलियत का अपना अपना तर्ज है, अपना अपना अंदाज है। उन्होंने बेहतर जाना कि वो काबीना में ना बैठें। आसिफ अली जरदारी साहब वफाक की अलामत हैं और वो उनके होते हुए हम अपना टेन्योर भी मुकम्मल करेंगे और एक अच्छे तरीके से मुकम्मल करेंगे, और उनके वो एक मामला फहम शख्स हैं, उनके होते हुए हमें ख़तरा कोई नहीं है। तो पीपल्स पार्टी मुकम्मल तौर पे हुकूमत का हिस्सा है, हर तरह हुकूमत का हिस्सा है, और वो हमारे साथ ट्रेजरी बेंचेस पे बैठे हैं, आईनी ओहदे उनके पास हैं। अच्छा सर, एक बात बताएं। मैं तो उनको हुकूमत से अलग नहीं समझता, उनका अपना तर्ज और अंदाज है हुकूमत को ज्वाइन करने का, मगर वो मुकम्मल तौर पे हुकूमत में शामिल है। अच्छा सर, एक अहम तरीन पीपल्स पार्टी के बहुत ही अहम सीनियर शख्स से मेरी बात हुई, मैं नाम तो नहीं कोट कर सकता, लेकिन बात ज़रूर आपके सामने रखूँगा, और ये चीज़ नज़र भी आ रही है कि आसिफ अली जरदारी साहब और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो भी हासिल किया इस आपके मौजूदा हुकूमत से, वो सबके सामने है। हाँ, ये बात थी कि उन्होंने वज़ीर आज़म अपने बेटे को बनाने का शायद आपसे तकाज़ा किया था, लेकिन आप लोगों ने उसका क्या रिएक्शन किया, क्या तकाज़ा किया या नहीं किया, इस पे ज़रूर एक कमेंट दीजिएगा। लेकिन जो असल बात है वो ये है कि वो कहते हैं कि हमने आगे हमारे दो अहम तरीन टारगेट है। एक टारगेट तो ये है कि बिलावल भुट्टो अगले वज़ीर आज़म बने, और दूसरा टारगेट उनका ये है कि पंजाब के अंदर बेनज़ीर साहिबा की तरह और जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की तरह पंजाब में अवामी मकबूलियत हासिल करें। सर, मेरा एक सवाल था कि अगर आपका ये अगला हदफ है कि आप बिलावल भुट्टो को वज़ीर आज़म बनाएँ अगला, और पंजाब में पीपल्स पार्टी को मकबूल करें, तो फिर ये कैसे मुमकिन है कि वो शहबाज शरीफ की हुकूमत को सपोर्ट करेंगे, कामयाब करेंगे, या मरियम नवाज़ की हुकूमत को कामयाब करेंगे? जी सर। देखिए, इस वक्त तो जो हमारा मेन हदफ है, प्राइमरी टारगेट है, वो मईशत के मसाइल को हल करना है, और ये सियासत होती रहेगी बाद में कि किसने कहाँ मकबूल होना है, किसने कहाँ क्या इक़दाम उठाने हैं। और देखिए, अगर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पंजाब में अपने आप को मकबूल करने का एक अज़म रखते हैं और समझते हैं कि उनको पंजाब में अपनी पार्टी को आगे लेके चलना है, तो मैं कुछ मुफीद मशवरे भी उनको दे सकता हूँ। मैंने तो उनके खिलाफ इलेक्शन लड़ा है लाहौर में, और इन्हें 127 से अल्लाह ताला के फजल से कामयाब होके आया हूँ। हमारे इत्तेहादी हैं, हमारे लिए एहतराम की जगह पे हैं, मगर मैं नहीं समझता कि पंजाब में उनको वो पजीराई मिल सकी है जिसकी वो तवक्को कर रहे थे, और इसके लिए उनको मेहनत करना होगी। उनका राइट है पंजाब में सियासत करना, उनका ये जमहूरी आइनी हक है कि वो पंजाब में सियासत भी करें, पंजाब की आवाम के लिए पॉलिसीज़ का भी ऐलान करें, और अपनी जमात को भी वहाँ पे फ़रोग दें, ज़रूर करें।
तो ये मगर मैं जो ग्राउंड सिचुएशन है उसके मुताबिक अभी फिलहाल उनको उस तरह की पजीराई हासिल पंजाब में नहीं हुई जिसकी तवक्को। अच्छा सर ये बताएं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन मुझे ये बताएं सर कि क्या पीएमएलएन की हुकूमत कमज़ोर तरीन हुकूमत नहीं है जिसके ऊपर सदर आसिफ अली ज़नी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बैठी है, चेयरमैन सेनेट भी उनका है, बलूचिस्तान हुकूमत, सिंध हुकूमत, फिर गवर्नर्स भी, और पीएमएलएन की हुकूमत पार्लियामेंट में आपके जो तादाद है उनकी वो इतनी है कि जिस वक्त पीपल्स पार्टी चाहे वो अपनी अगर तादाद हटाती है तो आपकी हुकूमत गिर जाती है। तो लोगों का ये ख्याल है, और अभी ये सूरत हाल नज़र आ गई, जैसे 7 ऑर्डिनेंस अभी पार्लियामेंट में आया, ऐरसा के अपॉइंटमेंट हुई, उस पर उनका बड़ा एतराज़ हुआ। तो आप मानते हैं सर आपकी हुकूमत इस वक्त कमज़ोर तरीन हुकूमत है? और कुछ लोग तो ये कहते हैं कि शेर को पिंजरे में बंद करके पीपल्स पार्टी ने चाबी अपने पास रख ली है, जब चाहेंगे खोलेंगे, जब चाहेंगे खाना देंगे, दाना देंगे। क्या कहेंगे सर? देखिए, मैं इसको ठीक नहीं समझता, मैं ये तासुर बिल्कुल गलत है। देखिए, अगर डिप्टी स्पीकर बना है पीपल्स पार्टी का तो वो भी तमाम इत्तेहादियों के वोटों से बना है। अगर हमारे स्पीकर बने हैं वो भी तमाम इत्तेहादियों के वोटों से बने हैं। वज़ीर आज़म बने हैं तो तमाम इत्तेहादियों के वोटों से बने हैं। सदर पाकिस्तान बने हैं तो तमाम इत्तेहादियों के वोटों से बने हैं। हमारा एक बड़ी खुशअस्लूबी से मामला चल रहे हैं, और मैं इस हुकूमत को मजबूत हुकूमत समझता हूँ। और मैं ये समझता हूँ कि अभी जो मुआशी मसाइल हैं उनको हल करने के लिए, मईशत को इस्तेहकाम देने के लिए, गुर्बत में बेरोज़गारी महंगाई का ख़ात्मा करने के लिए हम मिलजुल के आगे चलेंगे और एक दूसरे की सपोर्ट करेंगे। क्योंकि अगर सियासी पॉइंट स्कोरिंग में पड़ गए तो फिर ये मईशत के मसाइल हल नहीं होंगे। ये सियासी इस्तेहकाम आया है तो आपने देखा है कि मुआशी इस्तेहकाम भी आया है। सियासी इस्तेहकाम और मुआशी इस्तेहकाम एक दूसरे से मुंसलिक हैं। तो अभी तो ये टारगेट है, सियासत करने का वक्त आएगा तो सियासत भी करेंगे। मगर मैं समझता हूँ कि एक मजबूत हुकूमत है, एक ऐसी हुकूमत है जो अपने फैसले करने में भी आज़ाद है, और आने वाले जो दिन है उसमें मजीद बेहतरी भी आएगी। और पहले ही चंद दिनों में एक बड़ा मुस्बत तासुर कायम हुआ है मईशत को लेके, तो इंशाल्लाह ताला ये मामलात आगे जाके। अच्छा सर, आप बिल्कुल सही कहते हैं कि सियासी मुफाहमत जो है वो मईशत को बेहतर करेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इस सिलसिले में जाहिर है कि जहाँ पीपल्स पार्टी है वहाँ दूसरे भी लोग मौजूद हैं, जिनमें पीटीआई है इस वक्त अपोजिशन में बैठी हुई है। तो हुकूमत जाहिर है अपोजिशन का काम तो है हंगामा करते हैं, लेकिन हुकूमत तो बड़े सब्र तहम्मुल और बड़ी बुर्दबारी का मुजाहरा करती है। तो ये जो इस वक्त वफाक और केपीके के मामलात हैं, जो मुलाकात भी हुई है, ज़रा बताएंगे सर कि किन मामलात पर इत्तफाक़ राय हो गया है, जिसकी बुनियाद पर यह कहा गया है कि जी बहुत अच्छी मीटिंग थी? तहरीक इंसाफ ने स्पीकर, डिप्टी स्पीकर के इंतखाब में हिस्सा लेके, वज़ीर आज़म के इंतखाब में हिस्सा लेके, सदर के इंतखाब में हिस्सा लेके, जमहूरियत के तसलसल के में हिस्सा डाला है। उन्होंने इस सिस्टम को स्टेबलाइज किया है, और मैं समझता हूँ कि ये काबिल सताइश बात है कि वो जमहूरियत के लिए आगे बढ़ रहे हैं। और अली अमीन गंडापुर साहब का वज़ीर आज़म साहब के पास आना, उनको वज़ीर आज़म तस्लीम करना, दोनों तरफ से एक दूसरे का पुरतपाक इस्तकबाल हुआ, अच्छी और मुस्बत माहौल में बातचीत हुई, और बड़े अच्छे अल्फाज एक दूसरे के लिए अदा किए। तो ये तो बड़ा ज़रूरी है कि वफाक और इकाइयों का आपस में एक मजबूत रिश्ता हो। वफाक मजबूत है तो सूबे मजबूत हैं, और आवाम की तरक्की के लिए ये जो सूबों और वफाक के दरमियान मुसलसल राब्ता है ये रहना चाहिए। सियासी इख्तलाफात की वजह से ये ना हो कि हम आपस के इख्तलाफात में अवाम का नुकसान कर दें। ये एक मुस्बत कदम है, और ये मफाहमत चलती रहेगी तो हुकूमत भी अच्छी चलेगी और मईशत के मसाइल भी हल होंगे। ठीक। और आने वाले दिनों में मैं समझता हूँ कि ये राब्ते मजीद तेज होंगे। अच्छा सर, ये बताइए कि एमक्यूएम आपकी हलीफ है, और वो तो बेचारी आपके इलेक्शन से पहले इत्तेहाद में आ गए थे, लेकिन उनकी 2-3 बड़ी अहम डिमांड है, और वो 2-3 अहम डिमांड जो है उसमें एक 140A जो आइन है, आप ज़ाहिर जानते हैं, तो उसमें लोकल बॉडीज़ के हवाले से वो चाहते हैं कि आइनी तरमीम हो, लेकिन उस तरमीम के लिए यकीनन 2/3 मेजॉरिटी की ज़रूरत है। और अब आप सब मिलकर पीपल्स पार्टी इंक्लूड करके 2/3 मेजॉरिटी हो गए। एक तो सर ये बताइए कि क्या 140A पर आप तरमीम करने जा रहे हैं जो
एग्रीमेंट हुआ है आपके MQM से? और दूसरा उसके साथ एक और सवाल है, 18वीं तरमीम में 18वीं जो तरमीम आई है उसमें बड़ी लोगों की डिमांड थी कि उसमें मज़ीद तरमीम की जाए, तो क्या आप 18वीं तरमीम ख़त्म करने जा रहे हैं या उसमें कोई तरमीम लाने जा रहे हैं सर? पहली बात तो ये है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज एक मजबूत बल्दियाती निज़ाम देखना चाहते हैं, और MQM से हमारा रिटर्न मुआहदा हुआ जिसके अंदर लोकल बॉडीज़ को एम्पावर करने के हवाले से और बाइख्तियार, ना सिर्फ बाइख्तियार बल्दियात बल्कि आज़ाद बल्दियात जो हैं उनके हवाले से मुआहदा हुआ। और मैं ये समझता हूँ कि हमारी हुकूमत कमिटेड है कि हमने बल्दियाती इदारों को इख्तियारात भी देने हैं, अच्छे कवानीन भी बनाने हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि उनको सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर देना है कि उनका जो दौर हो, दौरानिया हो, वो कोई आती जाती सूबाई या वफाकी हुकूमत उसको ख़त्म ना कर सके। जिस तरह PTI ने बल्दियाती नुमाइंदों को घर भेज दिया, अभी उनकी मुद्दत रहती थी, तो मुझे मुद्दत की तकमील है, ये बहुत ज़रूरी है। तो MQM के साथ हमारे खुश असलूबी से मामला तय हुए हैं, तो जो उनसे वादा किया है बल्दियात के जो इदारे हैं उनको मजबूत और बाइख्तियार बनाने के हवाले से, उस पर हम कारबंद हैं और इंशाल्लाह ताला इस मामले को आगे लेकर बढ़ेंगे और आगे इस मामले को चलाएंगे। और कोशिश होगी कि बल्दियात के मामले पे किसी किस्म का कोई समझौता जो है या कॉम्प्रोमाइज़ ना किया जाए, और बल्दियाती इदारे मजबूत होंगे तो हुकूमत मजबूत होगी, जमहूरियत मजबूत होगी और आवाम को दहलीज पे उनका हक मिलेगा और उनके मसाइल। 18वीं तरमीम पे ज़रा कमेंट्स कर दें सर। 18वीं तरमीम के हवाले से देखिए, मैं ये समझता हूँ कि 18वीं तरमीम पे जो अमल दरामद है उसमें कुछ कमियां कोताहियां रह गई, वो मुकम्मल होना चाहिए। जो हैंडिंग ओवर टेकिंग ओवर है, बहुत सारे इदारे हैं जो सूबों में मुंतकली उनकी मुकम्मल तौर पे नहीं हुई और डुअल जो है वो रोल चल रहा है। तो 18वीं तरमीम को लेके हम बड़े संजीदा हैं और हम समझते हैं कि उस पर मुकम्मल जो है वो अमल दरामद उसको यकीनी बनाया जाए, और इंशाल्लाह बनाएंगे। और सूबों का एक राइट है जो प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन के तहत दिया जाता है, तो उस पर भी इंशाल्लाह ताला वज़ीर आज़म साहब अपना भरपूर किरदार अदा करें। अच्छा सर, ये बताएं, काबीना तो 19 रुकनी है और सुनने में ये आ रहा है कि वज़ीर आज़म साहब का भी ये स्टेटमेंट रहा है और अब आप तमाम खर्ची और ये चीज़ें कंट्रोल कर रहे हैं और कई शोबों में इस पे कमेटी भी बना दी गई है। और ज़ाहिर है काबीना जितनी बड़ी होती है उतने आपके अखराजात भी बनते हैं, बहुत सारी चीज़ें। तो क्या ये 19 रुकनी काबीना होगी सर? अब इसमें कोई इजाफा नहीं होगा? एक तो ये सवाल है, और दूसरा कि क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपके बजट के बाद या IMF के मुआहदे के बाद काबीना का हिस्सा बनेगी सर? कोई ऐसी बात हुई है? देखिए, मैं एक तो ये समझता हूँ कि सियासत में जो है वो कभी भी हतमी बात नहीं होती, ऑप्शंस खुले रहते हैं, सियासत मुमकिनात का खेल है। तो आइंदा आने वाले वक्त में कोई तोसी हो जाए, मैं इसको कंफर्म तो नहीं कर सकता, मगर एक मुख्तसर काबीना इसी नज़रिए से रखी गई है कि अखराजात भी कम होंगे और बड़े संजीदा लोगों पे ये मुख्तसर काबीना मुश्तमिल है और ये पाकिस्तान के मसाइल हल करने की सलाहियत भी रखती है। आगे जाके कोई तोसी हो, अभी फ़िलहाल मैं इसको कंफर्म नहीं कर सकता, मगर ये खारिज से इम्कान भी नहीं है, हो भी सकता है। मगर वज़ीर आज़म साहब का मुकम्मल जो फोकस है वो ये है कि अखराजात कम हों और गवर्नमेंट का साइज़ जो है वो हर तरह से छोटा रखा जाए। पीपल्स पार्टी मुस्तकबिल में अगर ज्वाइन करना चाहे तो देखते हैं, इस पे बातचीत ज़रूर हो सकती है, मगर फ़िलहाल उन्होंने हमारी पेशकश को कबूल नहीं किया और वो काबीना से बाहर बैठना मुनासिब समझा, तो फिलहाल तो यही स्टेटस चलेगा। अच्छा सर, ये बताएं आगे जाके क्या होता है? चलें सर, वो वक्त के साथ हो सकता है। इमरान खान को 31 साल सज़ा हो चुकी है सर, लेकिन बहरहाल एक सियासी लीडर हैं और आपके मुशाहिद हुसैन साहब सेनेट में उन्होंने एक मुतालबा किया है। उन्होंने कहा है कि इमरान खान को क्योंकि वो एक सियासी लीडर हैं तो उनको आम माफ़ी दिए जाए। एक तो सर आप इसके ऊपर कमेंट्स करें और छोटा सा इस पर कि आप क्या मुस्तकबिल देखते हैं इमरान खान का? मैं तो बड़ा तारीख मुस्तकबिल उनका देखता हूँ, और कोई सियासी लीडर अगर कत्ल करे, अगवा बराए तावान करे, दहशत गर्दी करे, तो क्या इस बुनियाद पे उसको छोड़ दिया जाए कि वो सियासतदान है?
आइन और कानून बिल्कुल वाज़ेह है, आपने करप्शन की है, 190 बिलियन पाउंड का केस है, तोशा खाना का केस है, साइफर का केस है, कौमी सलामती को आपने दाव पे लगाया है, रियासत को दाव पे लगाया है, रियासत के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया जिसका आपने हलफ उठाया था, और सियासी मफादात की खातिर आपने इस मुल्क में करप्शन भी की है, इस मुल्क में आपने बैनुल-अक़वामी सतह पे पाकिस्तान के ताल्लुकात भी ख़राब करने की कोशिश की है। तो मैं तो ये समझता हूँ कि इनका बड़ा मुस्तक़बिल मुझे तो तारीक नज़र आता है, क्योंकि ये पाकिस्तान के मफादात के ख़िलाफ़ हैं, इन्होंने पाकिस्तान के मफाद के ख़िलाफ़ काम किया है, और इस बुनियाद पे कोई रियायत नहीं दे सकता कि ये सियासी लीडर हैं तो करप्शन किया है या उन्होंने कोई जुर्म किया तो चले जाने। ठीक है, आखिरी सवाल सर मेरा आपसे है, और वो ये है सर कि कहा यह जाता है कि सर शहबाज शरीफ एक बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, लेकिन एक अच्छे पॉलिटिशियन नहीं है, और सूबों में तो एडमिनिस्ट्रेटर बहुत अच्छे रहते हैं, लेकिन वफाक में पॉलिटिशियन और लीडर की ज़रूरत होती है, जो कि मियाँ नवाज शरीफ साहब थे। क्या कहेंगे सर? आखिरी 1 मिनट है मेरे पास। मेरे और शहबाज शरीफ साहब के कायद मियाँ नवाज शरीफ हैं, हमारे वो हीरो भी हैं, हमारी उम्मीद भी हैं, वो हमारे वज़ीर आज़म भी हैं, मगर जो ये तासुर शहबाज शरीफ साहब के बारे में दिया जाता है कि वो सियासतदान नहीं है, उन्होंने 16 माह की हुकूमत करके 13 जमातों को साथ मिलाकर और जिस तरीके से खुश असलूबी से मामला फहमी से हुकूमत चलाई है, मेरा ख्याल है ये छाप हट गई है कि वो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर हैं, वो एक बेहतरीन सियासतदान हैं, एक बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर हैं, ठीक, और वो वक्त ने साबित किया, और इंशाल्लाह ताला आगे जाके भी आप देखेंगे कि वो बतौर सियासतदान, बतौर एडमिनिस्ट्रेटर अपना लोहा मनवाएंगे। और आखिरी सवाल सर वो रिलेटेड आपसे ही है कि सर ये जो आप सरकारी इश्तहारात देते हैं, इसमें बड़ा वो आपके तमीज़ की जाती है कि कुछ चैनल्स को, कुछ पेपर्स को बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जाती है और दूसरे लोगों को तरजीह नहीं दी जाती है। तो आपके यहाँ कोई यूनिफॉर्म पॉलिसी होगी सर कि सबको इक्वल ट्रीट किया जाए, या वही होगी कि जो पसंद और नापसंद की बुनियाद पर दिया जाए? आपके पास 30 सेकंड है सर। मेरे तो सिर्फ इसमें नज़रिया ये है कि ये इश्तहारात जो होते हैं, सरकार का इस पे पैसा लगता है, ये उस तनासब से दिए जाने चाहिए जितनी व्यूअरशिप या रीडरशिप है। जितना ज़्यादा को टीवी देखा जाएगा या अखबार पढ़ा जाएगा, वो ऐड ज़्यादा होना चाहिए, जितना कम देखा जाएगा वो तनासुब से होना चाहिए। इस पे एक मेरिट बेस्ड फार्मूला होना चाहिए मेरे हिसाब से, और इसको बनाएंगे, मगर ये मुनसिफाना निज़ाम हो और शफाफ निज़ाम हो, तब ये चलेगा। बहुत शुक्रिया सर आपका। ये अता साहब, ये थे अता साहब, वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात। डॉक्टर दानिश को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।